लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पूस की रात। मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना नहीं मानेगा। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैराती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कम्बल, ना जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चूकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपये ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गालियाँ क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें कुछ ढीली पड़ गईं। हल्कू के इस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब कैसे खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसमें झोंक दो, ऊपर से धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तिष्क अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छपरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा हुआ कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेटा है, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरे ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कों कों की शीघ्र बनाता हुआ एक जम्भाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कों से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरे की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रान पछुआ न जाने बर्फ़ कहाँ से लिए आ रही है। उठो, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मज़े दूसरे लेटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है मगर मन बदल जाता है। जबरे ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू,
आज और जाड़ा खा ले, कल से तेरे यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर फिर हल्कू लेटा और निश्चय कर लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब के सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रह गया तो उसने जबरे को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसने अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसा सुख का अनुभव कर रहा था जो उधर महीनों से उसे न मिला हो। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस मैत्री में जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई फुर्ती पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से आगे आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चूमकर बुलाया, पर वह पास न आया। हार के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी जाता तो तुरंत दौड़ फिरता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा के धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों के छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों से रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी न चढ़े। ऊपर आ जाएं तब सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू ने खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बगीचा था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बागों में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कहीं कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसके पास से अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाते हुए उपले लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो उसके पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं जा रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कहके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरे में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी की फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरे को कहीं जमीन में एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो उस अथाह
अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूकू करके मानो कहा, अब ठंड क्यों लगती रहेगी? पहले से यह सुझाव न सूझा, न तो इतनी ठंडी क्यों खाते? जबरे ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखे कौन निकलता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवाई न कराऊंगा। जबरा ने उस अग्नि रस्सी की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लिपट लगी पर कोई बात नहीं। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सहन नहीं, ऊपर से कूदकर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने से जरा जग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में घुस आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल से कहा, नहीं, जबरे के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा गंधाया हुआ बैठा था। जोर से आवाज लगाई, इस पाले जाड़े में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ता। वह अपनी जगह से न ही आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा धधयाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी फसल थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। वह एकाएक हवा का ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठा और राख को कुरेदकर अपने ठंडी देह को गर्म करने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसकी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मडैया लगाने से क्या हुआ?
हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा है और जबरा मढ़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पूस की रात, मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में।